नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। संविधान सभा की बैठकों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के गलियारों तक 75 साल तक हिचकोले खाने वाला समान नागरिक संहिता बिल यानी कि यूसीसी उत्तराखंड के रास्ते अब आकार लेने जा रहा है और उत्तराखंड कैबिनेट ने इस बिल को पास किया। उसके बाद आज इसे विधानसभा में रखा गया। हालांकि विपक्ष इसके विरोध में है, बावजूद इसके उम्मीद की जा रही है कि ये लागू हो जाएगा। लागू करने की राह में कोई अड़चन नहीं आएगी। दर्शकों को बता दें कि वैसे तो यह मुद्दा साल 1978 तक केवल विभिन्न सदनों की चर्चा तक ही सीमित रहा, लेकिन शाबानो केस जो कि बेहद चर्चित रहा था हिंदुस्तान में, और उस शाबानो केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा हुई। समान नागरिक संहिता विधेयक पास होने के बाद कानून बन जाएगा और इसके साथ ही देवभूमि यानी कि उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला आजादी के बाद पहला राज्य होगा। सूत्रों की माने तो मसौदे में 400 से ज्यादा धाराएं हैं, जिसका लक्ष्य पारंपरिक रीति रिवाजों से पैदा होने वाली विसंगतियों को दूर करना है। लेकिन उत्तराखंड की विधानसभा में बिल पेश होने के बाद से ही देश भर में इस पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव में लाभ लेने के लिए जल्दबाजी में बिल पेश किया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि केंद्र सरकार को बिल लाना चाहिए, जबकि बीजेपी का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता बिल उसकी प्राथमिकता में था और उसे प्रोसेस से ही पेश किया गया है। इसमें तनिक मात्र भी राजनीति नहीं है। चर्चा करेंगे। उत्तराखंड से हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ देवेंद्र जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से हमारे साथ कांग्रेस से भी पक्षकार हमारे साथ जुड़े हुए। इसके अलावा गुलिस्ता खानम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी आपका बहुत स्वागत, देवेंद्र जी आपका बहुत स्वागत और गुलिस्ता जी आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत गुलिस्ता खानम साहब मैम आपसे। आखिर समस्या क्या है और इसमें क्या बदलने जा रहा है यूसीसी बिल लागू होने के बाद? मैं गुलिस्ता खानम सर्वधर्म सद्भावना समिति एनजीओ चलाती हूँ। एक मुस्लिम समुदाय में के काम करती हूँ जी और हिंदू समुदाय के लिए भी, मतलब सभी समुदाय के लिए मैं काम करती हूँ। तो जो इसमें मैंने देखा है, जो महिलाओं को लेकर के काम हो रहा है, जैसे लिव इन में रहते हैं, जो बच्चे भी उनके होते हैं और फिर बाद में वो महिलाएं भी ऐप लगा देती हैं और उन पर मुकदमा दर्ज करा देती हैं। तो इन चीजों से बचाव मिलेगा और शादी के उसमें जो एक मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है और वो पहले ही करवा लेंगी, उन बच्चियों को भी मुआवजा मिलेगा। सरकार की कुछ चीजें अच्छी हैं उसमें और मैं इसका स्वागत करती हूँ। कुछ अच्छी है, जो बाकी क्या गड़बड़ है वो उस पर भी चर्चा करेंगे और बाकी दोनों मेहमानों को भी शामिल करते हैं। मैं जी ये भी कहना चाहूंगी पत्रकार महोदय जी कि अभी हमने पूरा ये पढ़ा नहीं है कि इसमें क्या क्या कानून है, क्या क्या चीजें हैं, मैं एक बार क्या जल्दी से बता अच्छा देता है, हूं क्या बुरा है। कि बिल में विवाह पर सभी धर्मों में एक समान व्यवस्था होगी। बहुविवाह पर रोक का प्रस्ताव रखा गया है। सभी धर्म के लोगों को शादी का पंजीकरण कराना होगा। लड़कियों की बिल्कुल शादी की बिल्कुल उम्र तय की गई है। इसके अलावा सभी धर्म के लोगों में बच्चों को गोद लेने के अधिकार की वकालत की गई है। मुसलमानों में होने वाली इद्दत और हलाला पर रोक लगेगी अगर ये कानून पास हो जाता है जो पेश हुआ है तो। इसके अलावा लिव इन नहीं रिलेशनशिप सर, रहने पर इसकी इज्जत पे अगर जानकारी रोक लगेगी तो ये चीजें सही नहीं है। अपने माता पिता इज्जत को पे रोक जरूर नहीं देनी लग होगी। सकती सर। अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई जोड़ा रहता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसकी जानकारी अपने माता पिता को जरूर देनी होगी। इसके अलावा बिल्कुल देनी है, सभी धर्मों बिल्कुल में तलाक को लेकर एक समान कानून और व्यवस्था होगी। तो सवाल यह है हीरा सिंह बिष्ट साहब कि अगर किसी राज्य की सभी जनता को लेकर, सभी धर्म संप्रदाय को लेकर अगर कोई कानून लाया जा रहा है तो इसमें विरोध की जरूरत क्यों है? और क्या अगर विवाह में सभी धर्मों में एक समान व्यवस्था की जाती है, इसमें गलत क्या है? सभी धर्म के लोगों को शादी का अगर पंजीकरण कराना है, सरकार कह रही है, इसमें गलत क्या है? इसके अलावा लिव इन में अगर माता पिता की रजामंदी हो और उनकी जानकारी में हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो, ऐसे तमाम मुद्दे। नहीं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ अच्छी बातें हैं, ठीक है, अच्छी बातें आनी चाहिए, लेकिन इतनी जल्दबाजी में ये केवल मैं समझता हूँ बीजेपी और धामी जी को लिए था कि मैं हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आ जाऊं। कोई डिटेल डिस्कशन नहीं हुआ। इतना महत्वपूर्ण ये काम है यूसीसी का। उसमें अधिकारियों ने रिपोर्ट रखी, वो रिपोर्ट आपने पढ़ी नहीं, आपस में डिस्कस किया कैबिनेट में, घंटों चर्चा होनी चाहिए, वो भी नहीं हुआ। विपक्ष को मौका आप दे रहे, आप लाके बहुमत के आधार पर तो पास कर लेंगे। क्या इससे किसी की भावना पर ठेस तो नहीं पहुंची? यूसीसी बड़ा महत्वपूर्ण है। केंद्र तो ला नहीं पा रही,
केवल धामी जी कहता मैं फर्स्ट आ जाऊं पूरे देश में, फर्स्ट आगे आप आए। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, जनता से जुड़ा, आम लोगों से जुड़ा है। इसमें ये भी देखना पड़ा कहीं संविधान की उपेक्षा तो नहीं हो रही, किसी धर्म की भावना पर ठेस तो नहीं पहुंच रहा। ये तो हिंदुस्तान की भाषा, ये केवल बीजेपी आरएसएस का मुद्दा नहीं है जो उस तक हम इसको मोड़ कर ले जाने की बात कर रहे हो, देश में भ्रम फैलाने की बात कर रहे हो। अरे इससे महत्वपूर्ण तो महंगाई रोकना है, बेरोजगारी दूर करनी है, भ्रष्टाचार पर लगाना, वो अपनी जगह उस तरफ कोई कदम नहीं हो। नौकरियां खाली पड़ी भरने का कोई कदम नहीं उठा रहे, किसानों के हित की बात नहीं हो रही। यूसी से लाकर नंबर 1 पर आ जाएंगे, नंबर पर आ जाएगा, ठीक है, यूसी से बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन चर्चा के बाद, डिस्कशन करने के बाद, एक आम राय बनाने के बाद इस पर आना चाहिए। क्यों मुस्लिम भाई सड़कों पर उतर रहे, क्यों झंडे लेकर सड़कों पर उतर रहे? नहीं क्यों, नहीं बिसाब क्यों मुस्लिम भाई सड़कों पर उतरेंगे? जो बिल आ रहा है इसमें धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, धार्मिक रीति रिवाज पर कोई असर पड़ेगा नहीं, शादी वैसे ही होगी, हिंदुओं में पंडित कराएंगे और मुसलमानों में मौलाना निकाह पढ़ेंगे, खान पान पूजा इबादत वेशभूषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस नहीं लग रही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसमें क्यों आ जाएंगे मुस्लिम भाई सड़कों पर? तब मुस्लिम भाई प्रदर्शन क्यों कर रहे, ये तो बताओ ना, कोई कारण तो है। क्योंकि इसमें एक भ्रम फैलाया जा रहा है, नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कदम है, हम इस बात को मानते हैं, होना चाहिए। लेकिन किसी भी धर्म जाति के संविधान का जो बाबा साहब का गुलदस्ता सुंदरता, इस गुलदस्ते को कोई फूल निकालो मत, किसी फूल को तोड़ो मत, उसमें निकालो मत। यह अव्यवस्था फैल जाएगी, लोकतंत्र की अवहेलना होगी और लोकतंत्र का मजाक लोग बनाएंगे। इससे केवल मैं प्रथम आ जाऊं। सर बाबा साहब को तो मानते हैं ना, बाबा साहब को तो मानते हैं ना। 9 अप्रैल 1948 को संविधान सभा की बैठक हुई थी, बाबा साहब ने प्रस्ताव रखा था समान नागरिक संहिता का। अंधेरे में रख के आप चुपचाप विधानसभा में ला करके इसको पास करना चाहते हैं, ये प्रजातंत्र का मजाक है बनाए, बस ठीक है। ठीक है, जवाब ले रहे हैं देवेंद्र भसीन साहब से। देवेंद्र भसीन साहब, आरोप सीधा है कि चुनाव को लेकर जल्दबाजी की गई है, प्रजातंत्र की खिलाफत की गई है, इतनी जल्दी नहीं थी, थोड़ा सा विचार विमर्श करना था, उसके बाद इसको पेश किया जाना था। देखिए, जो जल्दबाजी की बात की जा रही है अपने आप में बिल्कुल गलत है। हाँ, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश की जनता से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार दोबारा आएगी, आप हमें आशीर्वाद देंगे, तो हमारा पहला काम प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू करना होगा। प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, मुख्यमंत्री के रूप में धामी जी ने जो वादा किया था उसको पूरा करते हुए पहली ही कैबिनेट की बैठक में इसको पारित किया और एक हाई पावर कमेटी बना दी गई, जिसकी अध्यक्षा जो है उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्रीमती रंजना देसाई है। एक बात, बिल्कुल। उसके बाद जब कमेटी ने अपना काम करना शुरू किया है तो कोई जल्दबाजी इस पर भी नहीं खाई, उन्होंने बहुत गंभीरता से काम करना शुरू किया। उस कमेटी में और भी न्यायाधीश थे, अपना एक शिक्षाविद थे, सामाजिक सेवक थे और साथ ही एक बड़े पुराने मुख्य सचिव प्रदेश के रहे वो भी थे। इस कमेटी के द्वारा जो लोगों से राय मशवरा किया गया तो उसके जो ऑन रिकॉर्ड आंकड़े हैं 2,32,000 लोगों के तो ऑन रिकॉर्ड जो विचार हैं, जो सुझाव हैं, वो कमेटी को प्राप्त हुए। एक बात, इसके अलावा कमेटी ने अपनी 72 बैठकें करी और इसके अलावा जिससे भी महत्वपूर्ण बात है बैठकों के अलावा वो है कि 43 उन्होंने जनसंवाद किए और उसमें अलग अलग जो है लोगों को, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स थे, इनमें धार्मिक हमारे नेता भी शामिल हैं, इनमें छात्र भी शामिल हैं, इसके अंदर जो है प्रोफेशनल भी शामिल है, इन सबको आमंत्रित किया गया और उसी में राजनीतिक दलों को बुलाया गया। एक दिन जो तय किया गया कि आज के दिन जो है राजनीतिक दल जो है अपना विचार रखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुझे अवसर मिला कि मैं और मेरे साथी जाकर के हम कमेटी के आगे अपनी बात को रखें। हमने पार्टी का अपना दृष्टिकोण रखा, कुछ वाम दल के नेता भी वहां पहुंचे, उन्होंने भी रखा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि आज टीवी डिबेटों पर जिस बिल का विरोध कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के नेता, उन लोगों ने और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उस बैठक का ही बहिष्कार कर दिया और कुछ बताने ही नहीं आया कि वो क्या चाहते हैं और ये बहाना लगाते रहे कि हमें बताएं कि साहब का एजेंडा क्या है। अरे भाई, यूसीसी के बारे में हम तब से बात कर रहे हैं। और दूसरी बात जो कह रहे हैं संविधान की बात, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा अपने बड़े भाई को, बेशी को, कि संविधान के अनुसार है जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके 44वें जो अनुच्छेद है उसमें बात को कहा गया है कि यूसीसी देश में लागू होना चाहिए। और पंडित नेहरू ने भी इसका समर्थन किया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसका समर्थन किया था। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र ना पंडित जी को मानते हैं ना बाबा साहब को मानते हैं, वो केवल अपना एक तरफा बात कहते हैं। दूसरी बात,
बसीर साहब, जी। ऐतराज मुझे लगता है शायद उन्हें यूसीसी बिल से कम है, इससे ज्यादा है कि चुनाव से ठीक पहले आप ला रहे हैं। आप मास्टर स्ट्रोक ये जो लगाते हैं ना, मास्टर स्ट्रोक ये जो आप लगाते हैं ना चुनाव से ठीक पहले, इसको लेकर के शायद ऐतराज है। देखिए, कांग्रेस के पास भी समय था। जी कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में राज्य किया। जी ये क्यों नहीं लाए? इन्होंने कोई अवसर 370 क्यों नहीं लाए? राम मंदिर के मामले में कहते रहे कि भगवान राम तो काल्पनिक थे, अब मंदिर बन गया तो जाकर के पूजा पाठ करने की बात करते हैं। तो कांग्रेस ने जो भी अवसर मिला देश के, उसको उन्होंने नहीं किया, नकारात्मक राजनीति करो। आज भी ऐसे ही कर रहे हैं। आ रहा हूं अभी बिस्सा, हमारी आपके पास बहन आ जो रहा हूं। है, हमारी बहन ने कहा, इसके अंदर जो है महिलाओं के बारे में विशेष प्रकार की जो समानता है उसकी बात कही गई है। इसी प्रकार से लिव इन रिलेशनशिप को जो है एक दर्जा इस रूप में दिया गया है, कहीं उसका कोई दुरुपयोग ना हो और कोई बच्चे को जो है नाजायज शब्द नहीं प्रयोग होगा। अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसको जो है बायोलॉजिकल बच्चा माना जाएगा और उसको जो है अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा जो है अन्य जो सभी चीजें हैं वो सबको सब जोड़ा गया और संविधान में जो जनजाति लोगों को जो है दी गई है छूट, उसको छेड़ा ही नहीं गया। तो संविधान के नाते से पूरा काम किया गया है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा गोस्वामी जी, इस कमेटी की चेयरपर्सन कौन है? उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश। बिल्कुल। इसमें मुख्य न्यायाधीश प्रदेश के हैं श्री कोहली, इसके अलावा एक वाइस चांसलर हैं, इसके अलावा पुराने चीफ सेक्रेटरी हैं, एक समाज सेवी हैं। ये सभी लोग कानून के जानकार हैं, बारीकी से जानते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कानून को चलाया है और उसको जिया है। तो कोई काम ऐसा कोई नहीं करेगा, ना हमारी सरकार करेगी, ना धामी जी करेंगे तो संविधान के खिलाफ हो। तो ऐसे में कांग्रेस को चाहिए था कि हमारा समर्थन करती, क्योंकि देश हित की बात है, समानता की बात है और दूसरा धर्म और किसी प्रकार का उसमें कोई विषय है ही नहीं। अगर महिलाएं हैं तो सभी प्रकार से हैं, सभी वर्गों के लिए हैं। इसी प्रकार से अधिकारों की बात कही गई है, वो भी सर्व वर्गों के लिए है। तो लेकिन बसीर साहब, कुछ मुस्लिम संगठन और धर्मगुरु जो है मुस्लिम, वो कह रहे हैं ना कि ये हमारे कुरान और शरिया के खिलाफ है, उससे बाहर है, उससे हम नहीं जा पाएंगे। इस पर जवाब लेंगे, लेकिन हीरा सिंह बिष्ट साहब के पास चल रहे हैं। बिष्ट साहब, सीधे तौर पर बीजेपी कह रही है कि आपके पास भी मौका था, देश हित के लिए ये कानून लाया जा रहा है, आपको समर्थन करना चाहिए। देश हित के लिए कानून लाया जा रहा है, ये अपनी जगह महत्वपूर्ण है कि अच्छा कानून है, लेकिन अगर आम राय से लाया जाए, दूसरी बात इससे महत्वपूर्ण जो जल्दबाजी पार्लियामेंट चुनाव आ रहा सामने, लोगों को दस्तावेज दिखाना, उपलब्धि दिखाने, इससे जरूरी क्या ये नहीं है कि गरीब के 2 जून की रोटी का साधन तो उपलब्ध कराएं, महंगाई पर नियंत्रण लगाएं, पहाड़ों से पानी रुक रहा, भारी मात्रा में सारे लोग यहाँ आ रहे, उसको रोकें। कितने रोजगार दिए? 50,000 वैकेंसी पड़ी, वो नहीं भर पा रहे आप लोग, और जो किया तो करोड़ रुपए इकट्ठा किया चंदा इन्होंने, तो वो महत्वपूर्ण है। ये यूसीसी तो ठीक है, ये तो केवल लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से किया जा रहा। बच्चे भूखे मर रहे, नौकरियों पर लगा नहीं पा रहे, खाली स्थान पड़े, धामी जी का हेलीकॉप्टर घूम रहा। एक उपलब्धि बताते प्रदेश की, किसान के खेत को एक सिंचाई का विभाग का को डैम बनाया, को प्रोजेक्ट बनाया, को नहर बनाई। ये गरीब के पेट की बात करो ना, आपने यूसीसी ला दी, बड़ी उपलब्धि हो गई है। ठीक है, गरीब के पेट की भूख शांत करने का काम करो। ठीक है, किसान के खेत को पानी दो, उपज का मूल्य दो, गन्ना किसान को उपज का मूल्य दो। हाँ वो महत्वपूर्ण है, ये अपनी जगह महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण नहीं। ठीक है। हरीश रावत की सरकार थी बिष्ट साहब, हरीश रावत की सरकार थी, कैबिनेट मंत्री भी आप पूर्व में रह चुके हैं, अदा कर लिया, सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सारे नीलाम। सवाल तो सुनिए ना सर, सवाल सुनिए ना। आपको याद होगा हरीश रावत जी की सरकार थी, आप कैबिनेट मंत्री भी पूर्व में रह चुके हैं, किसानों ने कितना बड़ा प्रदर्शन किया था न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के। कांग्रेस ने हर बात पर कदम उठाया। कांग्रेस हमेशा किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ती है, उनको हितों को सर्वोपरि मानकर चलती है। ठीक है, मैं एक बार गुलिस्ता खानम जी के पास चलूंगा और अपने पीसीआर के जो साथी है उनसे कहूंगा कि एक बार इनका डेजिग्नेशन प्लीज चेंज किया जाए। मुझे जो जानकारी मिली थी कि मुस्लिम पक्षकार के तौर पर गुलिस्ता खानम बैठेंगी, लेकिन वो समाज सेविका है और जो ये बिल पेश हुआ है उसको लेकर उनका कहना है कि कुछ उसमें जो क्लॉज है वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, गुलिस्ता खानम, जब हिंदू जो मुस्लिम संगठन है वो कह रहे हैं कि जो शरिया है, जो कानून है, कुरान है, उसमें कई ऐसी बातें हैं जो इस बिल से मेल नहीं खा रही हैं, यानी कि बिल उसके खिलाफ है। तो अब यहाँ पर क्या ये देखने की जरूरत थी कि जो मुस्लिम संगठन है या जो मुस्लिम नेता हैं उनकी भी बात सुननी चाहिए थी? देखिए, इसमें जो ये कही गई है बात कि इद्दत,
मुस्लिम में जो महिलाएं इद्दत में बैठती हैं वो एक अपना तरीका है जो नहीं बदला जा सकता, क्योंकि शरीयत ने ये बताया है कि अगर किसी के शौहर मर जाते हैं और वो 4 महीने 10 दिन के लिए इद्दत में बैठती है, तो कल को अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो उसका जवाब मिल जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई छेड़खानी हुई होगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा भी नहीं है। मैं पक्ष में हूँ, यूसीसी के मैं पक्ष में हूँ। नहीं, देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं कि देखिए यूसीसी में क्या है, सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। पुरुष महिला को तलाक देने के समान अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी होगा। लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 10,000 का जुर्माना होगा। इसके अलावा लिव इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं है। बहुविवाह पर रोक है। पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकती है। यानी कि जैसे अभी बहुविवाह की प्रथा है अल्पसंख्यक समुदाय में, तो ये प्रथा पूरी तरह से खत्म होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के सुविधा नहीं मिलेगी और उत्तराधिकारी में भी लड़कियों को बराबर का हक मिलेगा। इसके अलावा क्या होगा, हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक कानून होंगे। जो कानून हिंदुओं के लिए वही दूसरों के लिए। बिल्कुल सही है। इस फैसले का इसलिए हम स्वागत बिना करते हैं। तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल इसके अच्छी पक्षकार बात है ये। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात है। ये अगर मुसलमान महिलाओं को ये अधिकार मिलता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि महिलाओं को पता ही नहीं होता है। उनके हस्बैंड दूसरी शादी कर लेते हैं, तीसरी शादी कर लेते हैं, तब के बगैर इजाजत के वो दूसरी शादी कर ही नहीं सकते। इसी बात का तो विरोध है ना मैम, इसी बिल्कुल। बात के लिए तो विरोध है। इद्दत बंद हो जाएगी, हलाला बंद हो जाएगा। हाँ 3 जी, शादी ये 4 शादियां नहीं हो पाएंगी। ये एक बात अपने दर्शकों को और बता दें कि कानून जो है ये इसमें बहुविवाह करने की अगर यूसीसी जब तक लागू नहीं है, बहुविवाह करने की छूट है। चूंकि हिंदू, ईसाई और पारसी के लिए दूसरा विवाह अपराध माना जाता है और 7 वर्ष की सजा का प्रावधान रहता है। ऐसे में कई बार नहीं सर, ऐसा है, मुसलमान महिलाओं में भी ये सब चीजें हैं जी, बगैर उनकी इजाजत के शौहर शादी नहीं कर सकते, लेकिन सब ये अपनी मर्जी चल रही है। चाहे ठीक है, ठीक है, बिश साहब के पास चल रहा है। बिश साहब, अगर ये जो कानून लाया जा रहा है, ठीक बात है। देखिए गुलिस्ता खानम साहब मैम बैठी हैं, वो कह रही हैं कि ये बिल्कुल महिलाओं के लिए पक्ष में है और कई बार बिना महिलाओं की मर्जी के दूसरा निकाह कर लेते हैं, उनके शौहर तलाक दे दिया जाता है। तो अगर ये सब चीजें तो बंद हो रही है तो कुप्रथा है, आप भी मानते हैं ना इसको? हक अधिकार के लिए मांगती रहती हैं, अपने बच्चे कैसे परवरिश करें, उनके बच्चों को भी निकाल दे। मेरे पास एक नहीं 350 केस है रजिस्टर्ड में चढ़े हुए हैं, जो मुस्लिम महिलाओं को आज तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है अगर ये यूसीसी कानून आता है तो उन मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिलेगा, उन बच्चों को हक और अधिकार मिलेगा जो उन बच्चों को नहीं मिलता है। बिश साहब जवाब दीजिए। यूसीसी कानून का जितनी चीजें मुझे मालूम है महिलाओं के पक्ष में, मैं स्वीकार करती हूँ इस कानून का। गुलिस्ता में सुन लेते हैं, गुलिस्ता खानम जी सुन लेते हैं, एक बार बिश साहब को सुन लेते हैं, फिर आपके पास वापस है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये कहती हूँ अगर इसे मदरसे अच्छा एक सेकंड बिश साहब प्लीज 10 सेकंड में पूरा कीजिए गुलिस्ता जी, उसके बाद बिश साहब के पास चल रहे हैं। 10 सेकंड में पूरा मैं ये कीजिए। कहना चाहती हूँ अगर मस्जिदें मदरसे तोड़कर उनको आगे बढ़ाया जा रहा है तो वहां वो चीजें गलत है। अगर धार्मिक चीजों को मैशअप करा जा रहा है, चाहे उसमें पारसी ग्रुप हो, चाहे उसमें सिख धर्म हो, कोई और समुदाय हो, वहां तो वो चीजें गलत है। लेकिन अगर ये सब एक पक्ष में महिलाओं को लेकर अच्छा किया जा रहा है तो वेलकम सर, स्वागत है, हम स्वागत करते हैं इस बिल का, हमें कोई एतराज नहीं है। मुस्लिम महिलाएं जो पीड़ित है वे सबसे पहले आके इसका स्वागत करेंगी। ठीक है बिश साहब, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से पूरा कीजिए। मैं ये कह रहा था महिलाओं पे, जैसे गुलिस्ता बहन कह रही थी, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, किसी भी धर्म का उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए, अगर व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन देवभूमि में लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीजों को मान्यता देना, क्या हम पश्चिमी यूरोप, एशिया, अमेरिका के देश हैं क्या? ये बहुत जरूरी था इसमें लाना क्या? लिव इन रिलेशनशिप का मान्यता यही काम रह गया था क्या? हर एक धर्म की मान्यता है, हर एक धर्म के संस्कार है, हर एक धर्म के नियम बने पैदा हो गए, कोई स्वीकार नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत जरूरी, कोई स्वीकार नहीं करता। क्या आपने उन बच्चों की हालात जानने की कोशिश की है?
ये अमेरिका की नकल, यूरोप की नकल करके रख दी हमारे सामने। यूरोप की नकल कौन नहीं कर रहा, अमेरिका की नकल कौन नहीं कर रहा? जोड़ के रखो। आप ये बताएं मुझे, सबसे पहले हम लोग ही पहुंचते हैं, अमेरिका भी और यूरोप भी। देंगे तो फिर इस प्रदेश का और देश का क्या हाल होगा? ये मैं नहीं चाहता। हम अपने संस्कारों से, अपनी मान्यताओं से, किसी भी धर्म में इस तरह के संस्कारों को आप प्रवोक करेंगे, मान्यता देंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रोज फिर तो रोज होगा। रजिस्ट्रेशन सर माँ बाप की नहीं, माँ बाप की सहमति से हो रहा है ना। अगर माँ बाप राजी है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकेंगे। नौकरी देने की बात थी कि हम एक परिवार से नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, वो व्यवस्था नहीं की। इसमें हम इतना अनाज देंगे गरीबों का, ये वो तो कुछ नहीं है इसमें। ये तो बड़ा हवाई बातें करती, बड़ी वाई धरातल की बात तो अभी तक कुछ आई नहीं इसमें। ये तकलीफ दे मामला है, लाने की कोशिश की सरकार ने, लेकिन आम राय बना करके इसको ले आते हैं। ये योजना स्कीम नहीं है, आप मुद्दे को भटकाए नहीं। ये नहीं, मुद्दे को भटकाओ मत। ये योजना स्कीम नहीं है, ये बजट स्कीम नहीं है, ठीक है, ये हम सब की एक स्कीम है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं यहाँ पर योजना स्कीम नहीं है कि इनको कोई इतना मिलेगा, देवेंद्र बसीर मुसलमान साहब को आपके मिलेगा। पास आ रहा हूँ, लेकिन गुलिस्ता खानम हीरा सिंह बिष्ट साहब कह रहे हैं कि देवभूमि में लिव इन रिलेशन जैसी जो व्यवस्था है वो क्या बेहतर है हमारे जो धर्म के लिए या संस्कृति के लिए है, इसे बढ़ाना नहीं चाहिए था, वो ये कह रहे हैं। मेरी बात पर बात बढ़ाने की नहीं है। यूसीसी बिल के अंदर अगर ऐसे जो बच्चे हैं, आप उनके लिए क्या कहोगे? बहुत पढ़ी लिखी है, आपने बहुत डिग्रियां ले रखी, यूसीसी आपको पूछ के बनाया इन्होंने। आप मेरी बात क्यों काट रहे? मैं कुछ कह रहा, बात नहीं काट रहे, एक सेकंड प्लीज सुनिए ना, प्लीज सुनिए। वो भी बिष्ट साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, बिष्ट साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, कैबिनेट मंत्री भी रहे, और उनकी बात सुन लेते हैं, पूरा होने दीजिए, उसके बाद आप प्लीज, बीच में आपके कोई नहीं बोल रहे हैं ना, उनको पूरा करने दीजिए। उसके बाद हमारे साथ चौथे मेहमान भी जुड़ गए, मैं उनको भी चर्चा में शामिल करूंगा। अजय प्रताप जी हैं हमारे साथ, अधिवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ गए, हम उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है विधानसभा में, और संभव है कि बहुत जल्द वो लागू भी हो जाएगा। और उसके बाद समान नागरिक संहिता कानून उत्तराखंड में देश का पहला ऐसा प्रदेश होगा जहां पर पूरी तरह से वो लागू हो जाएगा। क्या क्या बदलने वाला है, क्या क्या नहीं बदलेगा, ये हमने आपको बताया। लेकिन इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि चुनावी मोड को देखते हुए बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम लगातार यूसीसी को लेकर बात कर रहे हैं, और यूसीसी हमारी प्राथमिकता में था। उत्तराखंड में जब हमारी सरकार आई थी तभी हमने इस बात को कहा था कि हम यूसीसी लागू सबसे पहले करेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी बयान आना शुरू हो गया है। वरिष्ठ सांसद है एसटी हसन, उनका कहना है कि अगर हम कुरान और सरिया के खिलाफ इसमें कोई बात होगी तो कतई मानने को तैयार नहीं होंगे, स्वीकार नहीं होंगे। लेकिन जब धर्म में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, धार्मिक मान्यताओं में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, धार्मिक रीति रिवाजों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, खान पान पूजा इबादत वेशभूषा में कोई असर नहीं पड़ रहा है, ऐसे में आखिरकार आपत्ति क्यों हो रही है? अजय प्रताप सिंह जी हमारे साथ आ चुके हैं, अधिवक्ता है, उनसे भी सवाल लेंगे। अजय प्रताप सिंह जी। गोस्वामी जी, मुझे जरा अवसर दीजिएगा। बिल्कुल आ रहा हूँ, बिल्कुल उसके बाद आपके पास वापस आ रहा हूँ। एक बार हमारे साथ चौथे मेहमान जुड़ गए हैं, थोड़ा सा लेट से जुड़े हैं, इसलिए उनका भी उनको चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अजय प्रताप जी, जिस तरह से यूसीसी लागू हुआ है, इसको लेकर कई मुस्लिम संगठन, धर्मगुरु विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस उनका पक्ष ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये चुनावी मोड में लागू किया गया, जल्दबाजी में लागू किया गया, आम राय नहीं ली गई है, इससे एक विशेष धर्म की भावनाएं आहत होने जा रही हैं। बिल्कुल नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, बार बार एक शब्द कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग इसको कॉमन सिविल कोड कह रहे हैं। कॉमन सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करता रहा है, और आर्टिकल 44 जब तक ये लागू नहीं हो जाता, देखा जाए तो वो केवल एक आर्टिकल बन करके रह गया, कभी क्रियान्वित नहीं हुआ। संविधान बने हुए इतना समय हो गया, बाबा साहब अंबेडकर जी ने भी इसकी पैरवी करी, लेकिन तत्कालीन गवर्नमेंट थी, और अगर उस समय का हम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो उन्होंने कहा आज की परिस्थितियों में भारत में ये लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रश्न ये है कि जब यहाँ पर कई धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ पारसी समुदाय भी है, यहाँ ईसाई समुदाय भी है, यहाँ अन्य भी है, तो केवल मुस्लिम संप्रदाय ही इसका विरोध क्यों कर रहा है? और
अगर आप बात करते हैं कि हम अपनी नहीं, वो शरीयत इसलिए होगा ना कि पारसी समुदाय और जैन समुदाय में इस तरह की व्यवस्था नहीं है ना बहुविवाह की। लेकिन दोयम व्यवस्थाएं तो नहीं लागू की जा सकती। आप अगर बात करते हैं कि हम केवल अपनी शरीयत से चलना चाहते हैं, तो हम शरीयत से बात करेंगे। अगर आज मैं सऊदी अरब जाता हूं, मैं वहां पर चोरी कर लेता हूं, तो वहां के कानून के हिसाब से मेरा हाथ काट दिया जाएगा, ये शरीयत है। तो क्या यहाँ पर आप आईपीसी से फिर क्यों गवर्न होने लगते हैं? आप चोरी करते हैं, आप बलात्कार करते हैं, अगर आपके धर्म का कोई व्यक्ति करता है तो उसमें क्या करना चाहिए? फिर आईपीसी क्रिमिनल लॉ एक्ट तो सेम है ना सर, क्रिमिनल लॉ एक्ट तो वही मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं कि वहां पर आप क्यों आईपीसी को, देश की जो कानून, उसको आप क्यों फॉलो कर लेते हैं? क्योंकि देखा जाए तो मुस्लिम कानूनों से वो यहाँ पर अपराध की जो श्रेणी है उस अनुरूप यहाँ पर सजा कम है। आप क्यों स्वीकार करते हैं? दिक्कत क्या आती है कि हिबा, दाय, संदाय, इन सब चीजों में दिक्कत आती है। कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर जीवन भर वो अच्छी खासी कमाई करता है और जब वो इस दुनिया से चला जाता है, तो नॉर्मल तौर पर जो देश का कानून है वो ये कहता है कि उसकी कमाई गई संपत्ति उसकी पत्नी की, उसके बच्चों की। लेकिन मुस्लिम कानून में 1/8 का नियम चलने लगता है कि जिन भाई बंधुओं ने उसको जीवन भर नहीं देखा, उसकी कोई सेवा नहीं करी, उसका कोई खोज खबर नहीं रखी, वो भी आकर के उस संपत्ति के हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर मान लीजिए वो व्यक्ति वो नहीं चाहता था, वो निर्वसीयत मर गया, किन्हीं कारणों से मर गया, उसकी संपत्ति चली गई, अब वो पत्नी बेचारी क्या करे? ठीक है। यहाँ पर आप तलाक के कानूनों में ले लीजिए, आप यहाँ पर विवाह, आप देखिए ना मुस्लिम महिलाओं के प्रति, मतलब जो कहा जाता है कि नहीं हम महिलाओं को इतना सम्मान देते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज में आप 2-2, 3-3, 4-4 शादी कर लेते हैं। आप इद्दत काल में एक चीज और है कि इद्दत काल है या उसी बीच में अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि गर्भ ठहर गया, वो बच्चा नाजायज कह दिया जाता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता। भाई एक बात बताइए, कहीं ना कहीं संबंध बने हैं, या तो पहले पति से हैं, कोई मेडिकल की कोई खामी रह गई, या मान लीजिए किसी अन्य से है, उस बच्चे को आप उसकी पीड़ा कैसे दे सकते हैं? कानून ये जो आ रहा है यूसीसी, वो केवल इसलिए कि भारत भर में जितने लोग रह रहे हैं, आपको ना पूजा से रोका जा रहा है। आप अपनी पूजा, आप अपने मजहब, आप अपने धर्म के तरीके से करेंगे, हिंदू अपने तरीके से करेगा, जो जैसे कर रहा है, ना उसमें आपको कोई व्यवधान दिया जा रहा है, ना आपकी चीज़ों को लिया जा रहा है। आप जैसे मस्जिद में जाते हैं, आप जैसे मंदिर में जाते हैं, आप जैसे चर्च में जाते हैं, आप वैसे जाते रहेंगे। ना आपकी विवाह परंपराओं पर रोक लगाई जा रही है। हाँ, देश का जो कानून है, जैसे हिंदू या क्रिश्चियन या सब लोगों को एक जैसा तलाक अगर वो महिला चाहती है तो उसको भी मिलेगा। 3 तलाक अगर हिंदुओं में लागू नहीं है तो महिला मुस्लिमों में भी लागू नहीं होगा। ये उनके साथ ज्यादती है आज तक की। ठीक है, ठीक है। कोई भी पुरुष, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, वो 3-3, 4-4 विवाह नहीं कर सकता। जैसा कि अभी गुलिस्ता खानम जी ने कहा कि उनके यहाँ भी ऐसा नहीं है, एक पुरुष 4 विवाह करे, लेकिन वो तब कर सकता है जब पहली पत्नी की रजामंदी हो और उसके अंदर इतनी क्षमता हो, आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, कि वो 4 पत्नियों को रख ले और बाकी की पत्नियां उसको परमिशन दे रही हूँ। एस टी हसन साहब यही तो कह रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी से सांसद है, उनका कहना है कि अगर पत्नी की या बेगम की रजामंदी है तो कोई हिंदुस्तान में रोक नहीं सकता है उन्हें शादी करने से दूसरी। तो कानून तो रोक रहा है ना। बसीर साहब के पास वापस चलेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि जब सदन के पटल पर कोई भी इस तरह का बिल रखा जाता है तो कांग्रेस वहां पर हंगामा भी करती है। टीवी डिबेट में भी उन्हें सिर्फ हंगामा करना होता है, और जब सवालों की बौछार होती है तो वो डिबेट छोड़ करके ऐसे ही भाग जाते हैं, जैसे हमारे बिष्ट साहब छोड़कर हमको जा चुके हैं। वसीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कई आरोप लगाए थे, बिष्ट साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वो वॉकआउट कर गए। ये कहना चाहता हूं कि जो एक कह रहे थे कि गरीबों के लिए कुछ नहीं करी सरकार, देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसके अलावा जितनी विकास की योजनाएं हैं सभी गरीबों को ध्यान में रखते कीजिए, चाहे गैस का सिलेंडर हो, चाहे आयुष्मान भारत की मेडिकल सेवा हो, ये सब गरीबों के लिए है। और कांग्रेस के मित्रों से मैं पूछना चाहूंगा कि आपके समय में जब सरकार थी आपने कितना रोजगार दिया? आज धामी जी के समय में जो लोक सेवा आयोग ने 1 वर्ष में जितनी नियुक्तियां कर दी उतनी आप पूरे समय में नहीं कर पाए थे। ये तो कहने की बात हो जाती है। अभी जो मुस्लिम लोग जो है विरोध करने की बात की जा रही है, सच्चाई है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे जो लोग हैं उन्हें भ्रम पैदा कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका अपना एक वजूद बना रहे इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। सच्चाई है जो हमारी बहन कह रही है, सच्चाई ये है जो हमारे अधिवक्ता महोदय कह रहे हैं कि ये सबके लिए समानता का विषय है। और इसमें जो लिव इन रिलेशनशिप की बात बीच जी कह रहे थे कि भाई आप कह तो रहे हैं लेकिन जो हो रहा है कि आप उसको रोक रहे हैं। हो रहा है, महिलाओं का
हो रहा है, जो बच्चे रहे वो अनाथालय में या कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। आज अब तो करना है तो आपको निश्चित तौर पर घोषणा करनी पड़ेगी, माँ बाप को बताना पड़ेगा, और जब बच्चा अगर होगा तो भी आपको अधिकार देने पड़ेंगे, अपना जो उसकी जो संपत्ति होगी उसका हिस्सा देना पड़े। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा में समानता की बात इसके अंदर कही गई है। तो ऐसे आ रहा हूँ गुलिस्ता जी, कानून आप ही के पास आ रहा हूँ, पूरा कर लें दीजिए, वसीम साहब को पूरा कर लीजिए, फिर आपके पास जल्दी से पूरा सारी कीजिए बातें वसीम हैं। साहब। और दूसरा बस ये है कि जो संविधान के अनुरूप है और हम तो उसको लगातार पिछले 50 साल से कह रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं हुई है, सोच समझ करके हुआ है। और हमारा जैसे कि कोई राजनीतिक विषय नहीं है हमारे लिए, हमारा विषय है कि समाज में हमारी महिलाएं, समाज आधी दुनिया महिलाएं हैं, अगर हम उनको उपेक्षित रखेंगे, शोषित रखेंगे, हमारा समाज और देश कैसे विकसित होगा। तब नया भारत है, मोदी जी के कार्यकाल में एक नई रंग पुती हुई है, वसीम साहब तो स्वागत करना चाहिए। वसीम साहब, नया भारत जरूर है, लेकिन जब नए भारत में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के बात होगी और उस बीच इस तरह का बिल पेश किया जाएगा, कांग्रेस भी यही कह रही है 50,000 रोजगार आपने देने का वादा किया था, वो अभी धरातल पर नहीं दिख रहा है, किसान परेशान है, उनको पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इसके अलावा बेरोजगार जो युवा है वो पलायन कर रहे हैं, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है ये भी किसी से छिपी नहीं है। तो यही आरोप पे लगेंगे ना कि आप पहले इनको दुरुस्त कर लेते, फिर आप धर्म में दखल देते। देखिए, सब बातें एक साथ चलती हैं। जहां तक आपने स्वास्थ्य की बात करी, उत्तराखंड के अंदर पहले से अपेक्षा में बहुत अधिक स्वास्थ्य की सुविधा हुई है। आज उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए वार्षिक का एक स्वास्थ्य बीमा मिला हुआ है। आप कहीं जाकर के अपना इलाज कराइए, सब परिवार उनको 5 लाख का जो है सुविधा मिल रही है। और मोदी जी ने पूरे देश के लिए बीपीएल के लिए जो है 5 लाख की सुविधा दी हुई है। इसी प्रकार से जो है गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, बीपीएल को 3 सिलेंडर फ्री दिए जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। इसी प्रकार से अन्य जो हमारा जो विकास की स्थिति है वो बहुत अच्छी है, और आज हम देश के अग्रणी राज्यों की ओर बढ़ रहे हैं। रोजगार की स्थिति हमारी इतनी अच्छी है कि आज देश में जब हम बहुत पिछड़ गए थे, आज हमारा उत्तराखंड जो है रोजगार की दृष्टि से काफी बेहतर हुआ है, कांग्रेस के राज्यों से बेहतर हुआ है। और कर्ज की जब तक बात करेंगे तो कर्ज में कांग्रेस के जो शासित प्रदेश हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है, और हमने अपने आप के संसाधन बढ़ाए हैं, रोजगार बढ़ाया है, और हमने नई योजनाएं दी हैं। तो हम तो सीधे तौर पर बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन कांग्रेस ने तो हमेशा एक विभाजन की राजनीति करी, तुष्टीकरण की राजनीति करी, और वो भी तुष्टीकरण भी कैसा, केवल भ्रमित करना, डराना कि भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, क्या वो खा जाएगी। अरे भाई, कोई किसी को नहीं खाएगा, हम तो सब जनता के लिए। ठीक है वसीम साहब, मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ना कि आप धर्म में दखल अंदाजी कर रहे हैं, एक तरफ आप दूसरे धर्म के लिए कई व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, राम मंदिर का जिक्र करें, रामलीला मैदानों के लिए बड़ा बजट जो दिया गया है उसका जिक्र करें, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे शरिया में, कानून में और कुरान में दखल अंदाजी की जाती है। हम वापस चलेंगे गुलिस्ता मैम के पास। सिर्फ एक बात कहना जल्दी से 10 सेकंड में गुलिस्ता खानम जी के पास जल्दी से। भारत का जो संचालन है, अधिवक्ता महोदय मेरी बात को सही बताएंगे कि संविधान से हो रहा है, किसी शरिया कानून से नहीं हो रहा है। और जो प्रश्न भी हमारे अजय प्रताप सिंह जी ने उठाया था कि शरिया का अगर चलना है तो फिर तो कानून दूसरे हो जाएंगे। और दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि तुर्की और सऊदी अरेबिया में समान ये नागरिक संहिता लागू है, और लागू है, और पता नहीं हिंदुस्तान के हमारे लोगों को क्या हो गया, वो हर प्रगतिशील बात का विरोध करते हैं। ठीक है गुलिस्ता खानम जी, किस तरह से ये माना जाए ये धर्म दखल अंदाजी है? और दूसरा सवाल ये कि लिव इन रिलेशनशिप को अगर कानूनी मान्यता दी जा रही है तो दूसरी शादी पर कानून बनाने का औचित्य क्या है? एसटी हसन सांसद है समाजवादी पार्टी के, उनका सीधा आरोप है। सर, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे मुस्लिम लॉ के हिसाब से एक दारुल कज़ा है यहाँ पर, उसमें भी कोई इंसाफ नहीं होता। एक भाई हैं जो बराबर मुसलसल अपने शरीयत के हिसाब से अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला है। सब बैठे हैं, शहर के काजी बैठे हैं, शहर के सभी मौजिज लोग बैठे हैं, धर्म गुरु बैठे हैं, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। एक बहन है हुमा जो अपने भाई के लिए लड़ाई लड़ रही है, वो कानून में भाग रही है, शरीयत में भाग रही है, लेकिन उसे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो शरीयत की बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ शरीयत की बातें अंदर तक है। जब अगर अंदर तक घुसा जाए तो कहीं इंसाफ नहीं मिलता। ये मैं बिल्कुल सच्चाई प्रमाण के साथ बता रही हूँ कि आपको सच्चाई के साथ बता के अगर आप इसे जांच करेंगे निष्पक्ष होकर, कोई मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू नहीं, इंसाफ नहीं मिलता। हर इंसान परेशान हो रखा है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर यूसीसी आता है और सबके लिए एक कानून बनता है तो ये कानून
सबके लिए फायदा है। नहीं, धर्म में दखल-अंदाजी कैसे हो गई, ये बताइए ना, समझाइए ना हमारे दर्शकों को। इनको लग रहा है सर, ये इनको लग रहा है धर्म में दखल अंदाजी, जैसे ये बता रहे हैं कि 117 मदरसे में रामायण पढ़ी जाएगी, शायद वो भी लगता है कहीं ना कहीं गलत है, नहीं होना चाहिए अगर ये यूसीसी में है तो। क्योंकि सर हम प्रावधान है, जर अजय प्रताप सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। अगर जाते हैं सर, मेरी बात इसका जवाब अजय प्रताप सिंह जी ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। प्रावधान है क्या? गुलिस्ता खानम जी, यूसीसी में ये जो आपने बात कही, अब मैं आपसे जरूर कहूंगा कि वास्तव में आपकी ये बात सुनने के बाद, क्योंकि आप यकीन मानिए मैंने बस आप ही से सुनी ये बात, है ना, अब आपकी बात सुनने के बाद मैं कहूंगा कि वास्तव में वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूसीसी आ जाने से आप यकीन मानिए मुस्लिम महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिलने वाले हैं। और बिल्कुल अब मिलने वाले कांग्रेस हैं, डरी हम हुई मानते हैं है, इस बात को। कांग्रेस डरी हुई है, इसलिए डरी हुई है कि जो हम कभी इतने सालों में नहीं कर पाए वो करके अगर मुस्लिम महिलाओं को दे दिए, मुस्लिम महिलाओं को इतने अधिकार मिलने जा रहे हैं कि उनका खुद का समाज को भी दिक्कत होगी, और कहीं ना कहीं अब सरकार डरी है कि ये वोट बैंक अब हमारा नहीं रहा। दूसरी बात, यूसीसी का मदरसों में रामायण पढ़ाने से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। यूसीसी वही केवल तो इशू बनाया जा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, वही तो इशू बनाया जा रहा है जो मुसलमानों को, बहन भाइयों को मस्जिदों में, मदरसों में डराया जा रहा है, वो यही तो मदरसा का मसला चल रहा है। परंपराओं से किसी की यही दहशत है और कुछ नहीं है। किसी की परंपराओं से कोई छेड़छाड़ नहीं, केवल अभी जैसे एक बात आ रही थी बार बार कि लिव इन रिलेशन, यकीन मानिए हमारे यहाँ भारत में या हिंदू या मुस्लिम या किसी समुदाय में लिव इन रिलेशनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ना होने पर भी क्या बच्चे इस चीजों से मना हो जाते हैं? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में कोई 50 साल के लोग नहीं जाते। लिव इन रिलेशनशिप में कौन आता है? हमारे और आप ही के बच्चे, वो यहाँ से दिल्ली पढ़ने गए, दोनों एक साथ रहने लगे लिव इन रिलेशनशिप में। अब क्या है, अगर इसी बीच में कहीं पर किसी संतान का जन्म हो जाता है तो केवल उस तीसरे, वो जो बच्चा आया है वो चूंकि भारत में जन्मा है, उसके अधिकारों के संरक्षण के लिए उसको जायज कहा गया, वरना वो बच्चा नाजायज कहा। किसका बच्चा होगा अगर हम लिव इन रिलेशनशिप को नहीं? और देखिए, अगर कानूनों से डर करके, अगर हम मान्यता ना दे, कानूनों से डर करके अगर लोग अपराध करना छोड़ दें, उन्हें पता है कि हत्या करने पर हमें फांसी की सजा हो सकती है, आजन्म कारावास का, इसके बाद हत्याएं रुक गई, लोगों को पता है कि चोरी करेंगे जेल जाएंगे, क्या चोरियां रुक गई? कहीं कोई अपराध नहीं रुकता। लेकिन ना रुकने की दशा में क्या हम कानूनों को बनाना छोड़ देंगे? ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं से भी केवल इतना किया जा रहा है कि एक नियम सबके ऊपर लागू होगा, पूरे भारतवर्ष में एक अपराध के लिए एक सजा। बंटवारा, वसीयत, दान, संदाय, दत्तक ग्रहण, आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, हमारे यहाँ ये है कि अगर हमने बच्चे को लीगली गोद लिया तो उस बच्चे को हमारी संपत्ति पे संपूर्ण हिस्सा, मुस्लिम समुदाय में ये दिक्कत आ जाती है। ये इस पर जवाब लेते हैं एक बार, क्योंकि ये कंफ्यूजन है वकील साहब, ये कंफ्यूजन है। गुलिस्ता खानम जी, क्या मुस्लिम धर्म में ये रीति रिवाज है कि जो बेटियां हैं उनको पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा, वो दावा पेश कर सकेंगी? शरीयत के हिसाब से तो है 33%, लेकिन वो नहीं कर पाती और उनको मिलता भी नहीं। जो महिलाएं खड़ी होती हैं वो सिर्फ भटक रही हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। और ये अच्छा होगा कि यूसीसी अगर बनता है तो उनको भी ये अधिकार मिलेगा। ठीक है, कंटिन्यू। पैतृक संपत्ति में उन महिलाओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को वो हक अधिकार मिलेगा जिनका वो हक रखती हैं। ठीक है, आप अभी दान आपके यहाँ मौखिक भी होता है, हिबा, ठीक है, मौखिक हिबा। अभी तक क्या है, यहाँ पर कॉमन सिविल कोड आ जाने के बाद वो केवल रजिस्टर्ड ही ग्राह होगा। अभी क्या होता है कि आप मान लीजिए आपके घर का कोई पुरुष नहीं रहा और बाद में किसी ने कह दिया कि उन्होंने तो हमें मौखिक हिबा कहा था, 10 लोग खड़े हो जाएंगे, 2 लोगों ने गवाही दी और वो मौखिक हिबा रजिस्टर्ड मान करके उसको क्रियान्वित कर दिया जाएगा। लेकिन यूसीसी आने के बाद ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं? तो वहां पर हम शरीयत नहीं मान रहे, वहां पर कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो जैसे हिंदुओं में, जैसे बाकी लोगों में संपत्ति आपकी है वो सुरक्षित हो जाएगी, आपके बच्चों के लिए सुरक्षित हो जाएगी, ना कि वो इधर उधर बढ़ जाएगी। मौखिक हिबा में अगर किसी ने आकर के कह दिया कि फला व्यक्ति जो नहीं रहा उसने तो ये सारी संपत्ति मस्जिद के नाम करी है, सारी संपत्ति फला मौलवी को दे दी, सारी संपत्ति किसी थर्ड व्यक्ति को दे दी, और मौखिक हिबा में 4 लोग खड़े हुए, मानना पड़ा। लेकिन अब नहीं होगा,
अब जो भी हिबा होगा या दान होगा संदाय वो केवल लिखा पढ़ी में रजिस्टर्ड माना जाएगा, बिल रजिस्टर्ड मानी जाएगी। बाकी किसी भी तरीके से ना आपके किसी मदरसे में कोई और चीज करी जा रही, कुछ भी नहीं, आपकी पद्धतियों पे नहीं रोका जा रहा है, ना आपसे ये कहा जा रहा है कि आप निकाह नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, लेकिन यही तो भ्रम फैलाया जा रहा है, पढ़ेंगे, यही भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन वहां पर केवल मेहर की रकम से आपकी संतुष्टि नहीं होगी। आप जब तलाक लेने आएंगी तो जो भी भरण पोषण 125 का है आप उसी में आएंगी। पति की हैसियत के अनुसार आपको उससे भरण पोषण दिलाया जाएगा, ना कि पति की हैसियत तो करोड़ों की और वहां पर केवल 50,000 रुपए मेहर लिखी और आपको वो दे करके मुक्ति कर दी जाए, नहीं होगा। यूसीसी आने के बाद ये नहीं होगा। ठीक है स्वामी जी, एक बात और ऐड भसीन साहब, लेकिन एक बात बताइए ना कि अगर ये इतना बेहतर है, इतना सही है, आप इसको उत्तराखंड में लागू भी करने जा रहे हैं, देश में भी ये लगता है कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल अगर आता है तो यही प्राथमिकता होगी कि यूसीसी सबसे पहले लागू किया जाए, लेकिन कई प्रदेशों में आपके सहयोगी दल ही इसका विरोध कर रहे हैं। मेघालय में, मिजोरम में लगातार इसका विरोध कर रहे हैं जो आपके सहयोगी दल है। देखिए, कई बार क्या होता है कि पूरी जानकारी ना होने के कारण इसका विरोध होता है। जैसे कि अभी मुस्लिम समुदाय की बात हमारे सामने आई, और कांग्रेस तो अपनी राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, और जब भी बात हमारी बहन ने कही है कि मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी और ये यूसीसी में आ रहा है, अजय जी ने स्पष्ट कर दिया, मैंने पढ़ा, कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है। एक बात और साफ कर दूं, ये रामायण की जो बात आई है, ये उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड ने बात कही है, उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड ने बात कही है। ये मुस्लिम बद्दू है, उनके द्वारा संचालित है, सरकार की इसमें कोई भूमिका इस रूप में नहीं रहती है। तो ये उनके द्वारा आई थी, लेकिन यूसीसी में कहीं ना कोई रेफरेंस है ना कोई बात इसमें कही गई है। नहीं, तो लेकिन वसीम साहब, एक बात तो साफ हो रही है ना कि जो विरोध में है वो तो है ही है, जो आपके पक्ष में भी बैठे हैं उनको भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में। तो यही तो आरोप कांग्रेस लगा रही थी कि एक बार आपको आम राय ले लेनी चाहिए, लोगों से इस पर बात कर लेनी चाहिए, उसके बाद लाते। आप जल्दबाजी में ले आए। देखिए ना, गुलिस्ता खानम साहब मैम को भी नहीं पता है कि ये है क्या, मदरसों में रामायण पाठ के लेकर के एक उनका जिक्र है कि शायद उसमें हो, लेकिन वो नहीं है, आप बता रहे हैं। तो यही तो सवाल है ना कि आम राय तो लेनी चाहिए ना। गुलिस्ता खानम जी भी शायद इससे सहमत होंगी। नहीं मालूम है, नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आपको नहीं मालूम है, अगर मालूम है ना सब बातें, लेकिन मैं एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि ये जो भी यूसीसी जल्दबाजी का नहीं है, पूरे विचार विमर्श के बाद आया। इसमें सभी समुदायों के, धर्मों के गुरुओं को बुलाया गया, उनकी बाकायदा राय ली गई, और ये ऑन रिकॉर्ड है। ये केवल मैं मौखिक बात नहीं कह रहा हूँ। और दूसरी बात, मैंने कहा आपसे कि 2,32,000 तो ऑन रिकॉर्ड सुझाव हैं, और 43 जो जन संवाद किए गए हैं, ये सब बातें उसमें कही गई थी, बताई आई थी सामने। अब विधानसभा में ये विषय आया है, अब कांग्रेस को अगर राजनीति नहीं करनी है तो मेरा कहना यह है कि भाई आप आकर के पूरी चर्चा करिए, आपको कहीं आपत्ति है तो आपत्ति उठाइए। आप बाहर भ्रम क्यों फैला रहे हैं? आप मुस्लिम समुदाय को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? तो आप बिल पेश कर चुके हैं ना, यही तो कांग्रेस कह रही थी कि आप एक बार चर्चा कर लेते हैं, एक बार आप आम राय ले लेते। कैबिनेट में आपने पास किया, उसके बाद पेश कर दिया है, मंजूरी मिल गई, वो बिल लागू हो जाएगा। नहीं, मैं बताता हूँ आपसे, आज पेश किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद सदन 2 घंटे के लिए स्थगित किया गया, और उसका विषय यही था कि 2 घंटे बैठ करके 400 पन्नों का है लगभग, करना चाहते हैं कर लीजिए, 2 घंटे में चर्चा हो जाएगी। नहीं, आज का दिन पूरा है, कल का दिन पूरा है, कल शाम तक इसका चर्चा होने वाली है, पूरा समय दिया गया है। लेकिन कांग्रेस गंभीरता तो दिखाए, ईमानदारी तो दिखाए, केवल वो भ्रम पैदा करना चाहती है, और उसके लिए दिक्कत ये है कि उसके लिए गले की हड्डी बोलते हैं ना, वो बन गई है। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। मैं आखिरी कमेंट सभी मेहमानों से लूंगा। गुलिस्ता खानम जी, क्या जो ये विरोध हो रहा है ये क्या सही है, और अगर क्या आपको नहीं लगता कि एक बार आम राय लेनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो भले ही बिल के पक्ष में हो, लेकिन उनका भी अपना मानना है कि अगर उनको लेकर या उनके धर्म को लेकर कोई बिल पेश किया जा रहा था, कोई नियम में बदलाव किया जा रहा था, तो एक बार उनकी सहमति या उनकी राय भी जरूरी थी। जी सर, मैं ये मानती हूँ, अगर ऐसा हो रहा है तो राय ले लेनी चाहिए थी। जी ठीक है, अजय प्रताप सिंह जी, क्योंकि भ्रम खत्म हो जाता ना, कांग्रेस के मुंह पे खुद जूता लग जाता। कहीं ना कहीं कांग्रेसी जो बाहर भ्रम फैला रहे हैं उनके मुंह पे खुद जूता लग जाता है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, ना तो ये जल्दबाजी हुई है, और आम राय के लिए पर्याप्त समय मिला है। समय इतना मिला है, सन 1985 से लेकर के और 2024 तक का समय मिला है। जब सन 1985 में ऊपर कोर्ट कहती है शाहबानो प्रकरण के बाद कि यूसीसी आवश्यक है, ठीक है, फिर
सरला मुदगल के मामले में फिर कोर्ट कहती है कि यूसीसी बहुत जरूरी है इस देश में, और 2017 सायरा बानो प्रकरण में फिर कोर्ट कहती है केंद्र से आप क्यों नहीं लागू करते इसको। और इसके पहले अभी तुरंत की अगर हम बात करें तो राजस्थान का एक प्रकरण, राजस्थान की जिला अदालत में पहुंचता है, एक पति वहां जाकर के कहता है कि मैंने हिंदू रीति रिवाजों से शादी करी, मुझे तलाक चाहिए। ठीक है, लेकिन पत्नी आकर के कहती है कि हम मीणा समुदाय के हैं और मीणा समुदाय में तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तलाक जिला अदालत मना कर देती, वो व्यक्ति पहुंच जाता है दिल्ली, और जब दिल्ली जाता है तो कोर्ट दोनों की बात सुनकर के कहती है कि ये भी व्यक्ति सही है और ये महिला भी सही है। वहां पर सरकार को फिर एक डायरेक्टिव, एक आदेश दिया जाता है कि आप ऐसे कानून क्यों रखे हुए हैं कि आदमी को दिक्कत हो, एक कानून सबके लिए। वहीं से जो बात आ रही कोर्ट के आदेश की, कोर्ट का आदेश वहीं से ही है, और सबके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है आज के लिए। ठीक है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन 2014 से पहले और 1985 के बाद बीजेपी की भी सरकार रही है, उस पर चर्चा नहीं की गई है ना, वो भी जरूरी था। आ रहा हूं वसीम साहब आपके पास। तो अब आगे क्या कदम होगा भारतीय जनता पार्टी का? क्या ये माना जाए कि अगर तीसरा कार्यकाल आता है नरेंद्र मोदी का तो सबसे पहला विजन यही होगा कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा? गोस्वामी जी, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर शब्द तो है ही नहीं, तीसरा कार्यकाल तो मोदी जी का ही आ रहा है। और जो हमारी अब जो है कहते हैं, जो हमने बातें देश में कही हैं, हम लगातार एक के बाद एक पूरा कर रहे हैं। और समान नागरिक संहिता पर जो केंद्रीय विधि आयोग है, अजय जी इसको जानते हैं, उसने भी अपना कुछ काम प्रारंभ किया है। तो देखिए आने वाला समय और अच्छा भारत के लिए होगा, और सब चीजें जो है देश हित में, जनहित में लागू। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अजय प्रताप जी आपका भी बहुत शुक्रिया, देवेंद्र भसीन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और गुलिस्ता खानम जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो एक नई बहस पैदा हो गई है पूरे देश में। यूसीसी बिल पेश कर दिया गया उत्तराखंड विधानसभा में, और अब जो कि हालात बता रहे हैं, जो कि आंकड़े बता रहे हैं कि बहुत जल्द उसे मंजूरी भी मिल सकती है। यानी कि एक राज्य एक कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला प्रदेश हो जाएगा। और इस बात का दावा भी बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि तीसरे कार्यकाल में पहली प्राथमिकता होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू करना। हालांकि लगातार विपक्ष जो है ये इसे चुनावी स्टंट बता रहा है, मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए एबीसी न्यूज।